हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। तो आज यानी कि 31 जनवरी 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू फ्रंट पेज, यूएस एयरक्राफ्ट कोलाइड्स विद चॉपर 67 फियर्ड डेड। तो अमेरिका में एक बार फिर से एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है और एक एयरक्राफ्ट, एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट किसके साथ कोलाइड हो गया? एक चॉपर के साथ। ये चॉपर कैसा चॉपर था? मिलिट्री चॉपर। इसका नाम क्या है? US-60 ब्लैक हॉक। ये वही ब्लैक हॉक हैं जिनका इस्तेमाल कहाँ किया गया था? ओसामा बिन लादेन के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया था उसमें किया गया था। अब इनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है कि इनमें आवाज नहीं होती है, ठीक है। दैट इज वाई तो इनका इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान में साइलेंटली गए, ओसामा बिन लादेन को मारा एंड चले आए, ठीक है। और इसी का डिसएडवांटेज मिला किसको? इस प्लेन को, जो पैसेंजर प्लेन सामने से आ रहा था, ठीक है। दूसरी इसकी जो स्पेसिफिकेशन है इस हेलीकॉप्टर की वो ये है कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि आसानी से रेडार पर डिटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका भी डिसएडवांटेज इस प्लेन को हुआ। दैट इज भाई इन दोनों के बीच में क्या हो गई? एक टक्कर हो गई और जितने भी हेलीकॉप्टर में और प्लेन में ऑनबोर्ड थे लोग वो सारे के सारे मारे गए, ठीक है। अगर बात करें प्लेन की तो प्लेन में अराउंड 64 लोग थे, 64 पर्सन्स, एंड 3 पर्सन्स इस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में थे, जो कि ऑफ कोर्स यूएस एयरफोर्स से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब उसके बाद इसके रीजंस जानने के लिए बहुत सारी कमेटीज बनाई गई हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की है, एंड जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बट जो सच सामने आया वो आया एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है उसके बाहर आने के बाद, ठीक है। उस एयर ट्रैफिक की जो वॉइस रिकॉर्डर है, जब उसको डिटेक्ट किया गया और उसमें वॉइसेस को देखी गई तो गलती निकली किसकी? एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की। जो लोग वहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे बैठे, उन्होंने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को बताया कि प्लेन तो आ रहा है बट बचने के इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। उसमें सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है कि कैन यू सी द प्लेन, और इतनी देर में क्या हो गया? कोलिजन हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी स्टांस आया है और उन्होंने, अब इसे चाहे कोर पॉलिटिक्स भी कह सकते हो, बट उन्होंने सीधे सीधे ब्लेम लगाया है जो बाइडन और बराक ओबामा को कि इस प्लेन एंड एयरप्लेन क्रैश के लिए, है ना, कोलिजन के लिए बराक ओबामा और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, ठीक है। तो जब इनसे पूछा गया कि हाउ कैन यू से लाइक दैट, तो उन्होंने बोला कि देखो, जो बराक ओबामा और जो बाइडन थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो डाइवर्सिटी हायर्स पे चलता था। यानी कि लाइक कोई हेलीकॉप्टर है, ठीक है, तो उसको उसमें अगर 2 के लिए वैकेंसी है तो एक पर्सन वाइट होना चाहिए, दूसरा ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो बाइडन है और बराक ओबामा है वो किस चीज़ पे फोकस करते थे कि डाइवर्सिटी देखी जाए, हायरिंग करते समय ब्लैक एंड वाइट की जो है डाइवर्सिटी देखी जाए कि दोनों तरह के लोग शामिल हो। जबकि मैं बिलीव करता हूं किस चीज़ में, है ना, कंपिटेंसी में। आई पुट सेफ्टी फर्स्ट, ओबामा बाइडन, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन पुट पॉलिसी फर्स्ट। मिस्टर ट्रंप सेड दे एक्चुअली केम आउट ऑफ विद डायरेक्टिव टू वाइट एंड वी वॉन्ट द पीपल दैट आर कम्पिटेंट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे कहा कि भाई मैं कंपिटेंसी पे बिलीव करता हूँ। अब कंपिटेंसी चाहे किसी में हो, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो, ठीक है। जब मैं हायरिंग कर रहा हूँ किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, तो मैं हायरिंग करते समय ये नहीं देखूंगा कि बहुत ज़्यादा वाइट लोग चले जा रहे हैं इस डिपार्टमेंट में या बहुत ज़्यादा ब्लैक लोग चले जा रहे हैं, ठीक है। मेरा बस जो स्केल रहेगा वो देखने का, वो क्या रहेगा कि कितने कॉम्पिटेंट लोग जा रहे हैं। अब चाहे सारे के सारे इस डिपार्टमेंट में ब्लैक लोग हो जाएं, चाहे सारे के सारे वाइट लोग हो जाएं, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बेसिस पे दोनों जो एक्स प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, उनको क्रिटिसाइज किया कि इन्होंने जो डाइवर्सिटी लाने की कोशिश की कि अगर वाइट जा रहे हैं तो उतने ही सेम रेशियो में कितने कौन लोग रखे जाएं? ब्लैक लोग उस डिपार्टमेंट में रखे जाएं, ठीक है। अगर ब्लैक लोग जा रहे हैं किसी डिपार्टमेंट में तो सेम रेशियो में वाइट लोग रखे जाएं। यानी कि जो 50-50 का रेशियो मेंटेन करने के चक्कर में क्या हुआ,
कुछ इनकॉम्पिटेंट लोग वेरियस डिपार्टमेंट में क्या हो गए, पोस्टेड हो गए, और इसी का ये रिजल्ट है कि आज हमें है ना 67 लोगों को मरते हुए देखना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी हायर्स। तो इसके लिए अभी बहुत सारी कमीशंस भी बनाई जाएंगी। ठीक है, अभी ये जो प्लेन क्रैश हुआ है वो कहाँ पे गिरा है, पोटोमैक रिवर में, पोटोमैक रिवर। ठीक है, कभी कभी सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि जो वॉशिंगटन है वो किस रिवर के किनारे, तो इसी रिवर के किनारे है वॉशिंगटन, और वॉशिंगटन डीसी में ही ये जो है हादसा हुआ है, प्रेसिडेंट हाउस से जस्ट 5 किलोमीटर पहले। ठीक है, ये जो एक्सीडेंट साइट है वो वहाँ से व्हाइट हाउस की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर है, जो आपका पेंटागन है उसकी दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है। तो बहुत ही क्लोज था, ये कुछ भी हो सकता था, प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर भी कोलाइड कर सकता था। दैट इज़ वाई इसको लेके इतने ज़्यादा कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। बाकी बात करें अगर अमेरिका के बारे में बेसिक नॉलेज की, तो अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जहाँ पे ये कोलिजन हुआ है, किस रिवर के किनारे है, पोटोमैक रिवर के किनारे है। अमेरिका में स्टेट कितने हैं, अमेरिका में 51 स्टेट हैं। ठीक है, आप स्टार्स को गिन लेंगे अमेरिका का, आप जब फ्लैग देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे व्हाइट एंड रेड बैंड मिलेंगे, और यहाँ पे आपको एक ब्लू स्पेस मिलेगा जिसमें बहुत सारे स्टार बने हुए हैं। तो अगर आप इन स्टार्स को काउंट करोगे तो ये स्टार्स निकलेंगे 51, जो दिखाते हैं कि अमेरिका में कितने स्टेट हैं, 51 स्टेट। अगर बात करें करेंसी की, तो द मोस्ट पॉपुलर करेंसी अराउंड द वर्ल्ड डॉलर, जो यूएस डॉलर है वो किसकी करेंसी है, अमेरिका की करेंसी है। ठीक है, अगर नियर बाई कंट्रीज की बात करें तो बहुत ज़्यादा नियर बाई कंट्री, बॉर्डरिंग कंट्री है नहीं, सिर्फ 2 बॉर्डरिंग कंट्री हैं। अगर इसके ऊपर देखोगे आप तो आपको यहाँ पे कनाडा देखने को मिलेगा, नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है यूएसए के बारे में, और ये डिटेल है जो कोलिजन हुआ है उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ मूव करते हैं। तो द नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम इंडिया, नेशनल न्यूज, और इलेक्शन कमीशन और आम आदमी पार्टी, ठीक है, इनके बीच में एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई है ना। एक्चुअली वन साइडेड है, इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व नहीं है, बट जो आम आदमी पार्टी है वो अटैक कर रही है अरविंद केजरीवाल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। अच्छा, हुआ क्या, क्यों ये अटैक्स चल रहे हैं। दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं, 5 फरवरी को वोटिंग होगी, इलेक्शन होंगे, और 8 फरवरी को है ना रिजल्ट आएगा, और 8 फरवरी के बाद दिल्ली को उसका नया चीफ मिनिस्टर मिल जाएगा। ठीक है, अभी इन द मिड ऑफ इलेक्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये एलिगेशंस लगाए गए कि जो यमुना में जो पानी आ रहा है ना उसको पॉइजन किया जा रहा है, किसकी तरफ से, हरियाणा की तरफ से। हरियाणा की में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, पॉइजन कर रही है पानी को। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था ये, है ना। इनडायरेक्टली एक एलिगेशन लगाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, कि इनडायरेक्टली दिल्ली के लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत पहुंची, आम आदमी पार्टी ने कहा कि देखो ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं, सो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को रोकें। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उससे बोला कि आप हमें एक फैक्चुअल रिपोर्ट दो, ठीक है, कि आपके यहाँ पानी की क्वालिटी कैसी है, क्या वाकई में आपके यहाँ से जो पानी की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है, गंदा पानी आप ही भेज रहे हो। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो फैक्चुअल जो डेटाज हैं वो भेजे, एंड इसके बाद आपने देखा होगा कि कल जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी, उनकी तरफ से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें वो यमुना का पानी पी रहे थे हरियाणा में खड़े होकर, यानी कि एक मैसेजिंग थी कि देखो हम तो हरियाणा का जो यमुना का पानी है वो पी रहे हैं। ठीक है, ये पानी कहाँ पर जाके गंदा हो रहा है, दिल्ली में जाके गंदा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, इस चीज़ को डिसमिस कर दिया। ठीक है, और अब केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी को ये बोला है कि अब आप ये प्रूफ दो हमें कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है ना, हरियाणा गवर्नमेंट है वो पानी को पॉइजन कर रही है। ठीक है, क्योंकि अब हरियाणा गवर्नमेंट ने सीधे सीधे वार्निंग दे दी है जो अरविंद केजरीवाल हैं आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं कि अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो हम आपको सू करेंगे, कोर्ट में केस करेंगे आपके ऊपर। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कहा है। तो अब इनका ये शुरू हो गया है कि भाई जब आम आदमी पार्टी से प्रूफ के लिए मांगे गए तो इन्होंने बोल दिया कि देखो इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी की साइड है। ठीक है, अगर आपने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है किसी स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर कि ये पॉइजन मिला रहे हैं पानी में, तो आप उस पॉइजन की प्रूफ दो। ठीक है, उन्होंने प्रूफ दे दिया कि हम पॉइजन नहीं मिला रहे हैं। उनका चीफ मिनिस्टर गया
यमुना में उसने डुबकी लगाई, पानी भी पिया यमुना का, ठीक है। तो अब आप प्रूव करके दो कि कैसे वहाँ पॉइजन किया जा रहा है। तो इस तरह की जो बयानबाजी है वो दोनों तरफ से शुरू हो गई है, ठीक है। अब देखो ऐसे में ये बहुत सैड है कि आप पॉलिटिकल एजेंडे के लिए किसका इस्तेमाल करते हो, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का इस्तेमाल करते हो, उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करते हो, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंस 1951 से इलेक्शन करा रहा है, ठीक है, एंड बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। एक इतनी बड़ी आबादी में 150 करोड़ की आबादी, ठीक है, जिसमें लगभग 80 से 90 करोड़ लोग वोट डालते हैं। आसान नहीं है इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को मैनेज करना, बट सक्सेसफुली जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको मैनेज करने का काम, हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको मैनेज करने का काम सक्सेसफुली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। तो ऐसे में सोचना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों को इससे बचना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उन्हें उसकी रेंज में ना लाया जाए, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो जान लेते हैं चलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कि कैसा क्या स्टेटस है इसका। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है। कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? 25 जनवरी 1950 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसीलिए 25 जनवरी को किसके रूप में मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, इसका जो सेक्रेटेरिएट जिसे बोलते हैं वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, किस किस के इलेक्शन कंडक्ट कराता है? तो ये लोकसभा के इलेक्शन कंडक्ट कराता है, राज्यसभा के इलेक्शन कंडक्ट कराता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन कंडक्ट कराता है, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, कुल मिला के सब कुछ, यानी कि जितनी भी मेन पोस्टें हैं सब पर इलेक्शन कराने का काम किसके ऊपर है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। दैट इज़ वाई हमें बचना चाहिए ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर क्वेश्चन लगाने से, कि अगर आप इसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हो तो ये जो सारी इलेक्शंस, चाहे प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, ठीक है, ये किस में हो जाते हैं? डाउट में आ जाते हैं कि भाई इसमें भी फ्री एंड फेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कौन से इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाता है ये, ठीक है, तो पंचायत और म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं कराता है। ये कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, ठीक है। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एक डेडिकेटेड पार्ट है, पार्ट 15, ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड, जिसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ड्यूटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नंबर है, स्ट्रक्चर है, सबके बारे में इन डिटेल बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट खबर जो आ रही है वो स्वीडन से आ रही है, और एक लर्निंग है, इंडिया के लिए भी लर्निंग है। क्या हुआ? एक इराकी हु वर्न कुरान शॉट डेड इन स्वीडन, फॉरेन रोल सस्पेक्टेड। हुआ क्या कि एक पर्सन था, इराक में रहता होगा कभी, एंड माइग्रेट होके कहाँ चला गया? स्वीडन चला गया, ठीक है। अब उसने कुछ इंटेलेक्चुअली कुछ पढ़ लिया होगा। इसके बाद क्या हो गया? वो एक मुस्लिम था बट एक एंटी मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, यानी कि उसने इस्लाम को छोड़ दिया। एंटी मुस्लिम इज नॉट द राइट वर्ड, है ना, आप कह सकते हो एक्स मुस्लिम कह सकते हो, एक्स मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया वो, ये पर्सन है, एक्स मुस्लिम बन गया, ठीक है। एक्स मुस्लिम बन जाओ, इट्स योर फ्रीडम कि आप कौन सा रिलीजन चूज करना चाहते हो। बट ये यहाँ पे नहीं रुके, ठीक है। इन्होंने इस्लाम के अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए जो इस्लाम की होली बुक है, ठीक है, उसको कई ओकेजन्स पे जलाना शुरू कर दिया, ठीक है। और बाद में क्या हुआ कि इनको गोली मार दी गई कल, और इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो जो स्वीडन की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम इसमें फॉरेन एंगल भी देख रहे हैं, और जो स्वीडन में जो मुस्लिम्स रहते हैं, इस्लाम को फेथ को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, बट इतना भी नहीं होना चाहिए। आपको अगर किसी रिलीजन से आपत्ति है, किसी फेथ से अगर आपत्ति है, आपने डिसोन कर दिया, इट्स ओके, ठीक है। अगर आपको फिर भी आपत्ति है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या कर सकते हो? उस पर डिस्कोर्स कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, क्रिटिसिज्म कर सकते हो, बट किसी होली बुक को जलाने का राइट हमें नहीं मिलता है, ठीक है। दैट इज़ वाई हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में दी गई है, ठीक है, इसीलिए एक बैलेंस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें दी गई है, ठीक है। एक रेस्ट्रिक्शन, चेक्स एंड बैलेंसेस इसीलिए लगाए गए हैं ताकि, है ना, हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रू किसी और दूसरे की भावनाएं आहत ना हो जाए, है ना। हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, बट नॉट एट दैट लिमिट
कि किसी की जो भावना है, किसी का जो फेथ है वो हार्म हो जाए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, इंडिया है, वो इस मामले में बहुत सही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो देता है, बट उस पर क्या लगाता है, चेक्स एंड बैलेंसेज लगाता है। बट यूरोपियन कंट्रीज़ की यही प्रॉब्लम है, ये एक्सट्रीम लेवल तक चले जाते हैं, इनसे बड़ा एक्सट्रीमिस्ट है ही नहीं। ठीक है, फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देनी है तो इतनी दे दी कि लिमिटलेस दे दी, और उसके रिजल्ट क्या निकल के आ रहे हैं, ये निकल के आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, पूरे स्वीडन में एक एंटी इस्लाम मूवमेंट शुरू हो गई है। ठीक है, तो देखो अभी जो स्वीडन की जो गवर्नमेंट है इस बारे में जांच पड़ताल करवा रही है, देखते हैं क्या एंगल इसमें निकल के आता है। ठीक है, और जो स्वीडन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टन टोल्ड प्रेस पर्सन सिक्योरिटी सर्विसेज आर डीपली इन्वॉल्व in this because there is obviously a risk that there is also a link of foreign power। ठीक है, हो सकता है कि किसी फॉरेन पावर में मरवाया हो या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मरवाया हो। ठीक है, तो ये है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, नेक्स्ट आर्टिकल भी उसी से। ईसी इज फेवरिंग बीजेपी अलैज केजरीवाल एमिड यमुना रो। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली न्यूज़ में, उसी का एक पार्ट है ये, नेक्स्ट पार्ट है। क्या हुआ है ना, इन्होंने एलिगेशन लगाया आम आदमी पार्टी ने, जो आम आदमी पार्टी के चीफ है केजरीवाल, कि हरियाणा हमें गंदा पानी भेज रहा है, पानी को पॉइजन कर रहा है। बाद में हरियाणा ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया, प्रूफ दिए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल से प्रूफ मांगे कि आप प्रूफ करो कि जो आप कह रहे थे ना पानी को पॉइजन किया जा रहा है वो कितना सही है। ठीक है, उसके बाद ये शुरू हो गया, इन्होंने कहा कि भाई इस इलेक्शन कमीशन क्या है, वो तो बिका हुआ है, सोल्ड है, बीजेपी का एजेंट है। ठीक है, और हमें क्या कर रहा है, हैरेस करने का काम कर रहा है। ठीक है, इसी बीच क्या हुई है, कल जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत सिंह मान, ठीक है, उनके यहाँ पे ईसी की रेड हुई है क्योंकि उन पर आरोप लगे थे जो पंजाब की जो पुलिस फोर्सेज है और पंजाब की जो रेवेन्यू है, जो पैसा है, उसका मिसयूज करने के। दैट इज़ भाई इलेक्शन कमीशन ने उनको भी क्वेश्चन किया। तो अब ये कहना शुरू कर दिया इन्होंने कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भी किसके साथ काम कर रहा है, बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब सीधे सीधे इन्होंने नाम लिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का, कि राजीव कुमार जो हैं जो 28 फरवरी को क्या हो रहा है, रिटायर हो रहे हैं। वो अपना रिटायरमेंट प्लान क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं बहुत अच्छे से, है ना, ताकि है ना दिल्ली इलेक्शन को रिग्ड कर दो और बीजेपी को क्या कर दो, है ना, पेसिफाई कर दो, सो दैट आफ्टर रिटायरमेंट बीजेपी आपको पॉलिटिक्स में कोई टिकट दे दे या कहीं का गवर्नर बना दे, ऐसा मानना है अरविंद केजरीवाल का। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, बट हमें ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को या ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोगों पर कोई भी कमेंट करने से बचना चाहिए जिससे लोगों का जो विश्वास है वो किससे उठे, डेमोक्रेसी से उठे। मान लो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ही आप इतनी नेगेटिविटी पूरे कंट्री में फैला दोगे, उसके बाद इलेक्शन कौन कराएगा, क्वेश्चन यहाँ राइज होता है। फिर भी कोई इलेक्शन कमीशन ही आएगा ना, कोई भी, है ना, उस पर भी आरोप लगेंगे। तो इस तरह से अगर आप इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को ही खत्म कर दोगे तो हमारी कंट्री में इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और जब इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो किसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, जो डेमोक्रेसी है उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अरविंद केजरीवाल किसका प्रोडक्ट है, इसी डेमोक्रेसी, इसी इलेक्शन का प्रोसेस प्रोडक्ट तो है। अगर इलेक्शन नहीं होता, ठीक है, अगर ये डेमोक्रेसी नहीं होती तो अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी होते नहीं होते बिल्कुल भी। ठीक है, तो पॉलिटिक्स, चीप पॉलिटिक्स के चक्कर में क्या कर रहे हैं लोग, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, तो इससे बचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, फिलीपींस टू रिमूव यूएस मिसाइल सिस्टम इफ चाइना स्टॉप सी एग्रेशन। ठीक है, एक स्टेटमेंट आया है किसकी तरफ से, फिलीपींस के प्रेसिडेंट की तरफ से। फिलीपींस के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, पिछले साल ही ये प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि यूएसए ने कुछ समय पहले फिलीपींस में एक मिसाइल सिस्टम जिसका नाम क्या है, टाइफून मिड रेंज मिसाइल सिस्टम, है ना, फिलीपींस में तैनात किया। फिलीपींस में तैनात किया। इसके बाद चाइना ने क्या करना शुरू कर दिया, क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया और फिलीपींस को धमकाना शुरू कर दिया कि देखो आप यूएस को अपने यहाँ पे बुला रहे हो और आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी क्योंकि आपके नेबरिंग कंट्री हम हैं। ठीक है, फाइनली जो बहुत सारे कमेंट्स के बाद, बहुत सारे क्रिटिसिज्म के बाद, जो फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, इनका स्टेटमेंट आया है
ठीक है, तो इन्होंने बहुत सीधे सीधे इन्होंने बोला है, ठीक है। इन्होंने बोला है, आस्क्ड बाय द रिपोर्टर्स चाइना क्रिटिसिज्म ऑफ मिसाइल सिस्टम, मिस्टर मार्को सेड ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द चाइनीज पोजीशन बिकॉज फिलीपींस डजंट कमेंट ऑन चाइना मिसाइल सिस्टम आर 1000 टाइम्स मोर देन पावरफुल व्हाट वी हैव। तो उन्होंने कहा देखो चाइना ने भी क्या करके रखा है, हमारे तरफ हमारी डायरेक्शन में क्या एक मिसाइल सिस्टम लगा के रखा है जो यूएसए के मिसाइल सिस्टम से भी ज़्यादा पावरफुल है, हमने तो इस पर कुछ नहीं कहा, तो हमारी तरफ से तो कोई कमेंट नहीं आया, आपने लगाया हमने भी लगा दिया, बात बराबर हो गई। एंड इन्होंने कहा कि ठीक है, लेट मेक ए डील विथ चाइना, स्टॉप क्लेमिंग आवर टेरिटरी, स्टॉप harassing our fishermen and let them have a living, stop ramming our boats, stop water cannoning our people, stop firing lasers at us, stop your aggressive and coercive behavior, we will return the typhoon missiles, Mr. Marcos tell रिपोर्टर। ठीक है, तो उन्होंने दो चीज़ें कही। ठीक है, पहली बात तो भाई हमने मिसाइल सिस्टम लगाया, यूएसए ने हमारे यहाँ मिसाइल सिस्टम लगाया बिकॉज आपने ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, सेल्फ डिफेंस तो हर व्यक्ति का राइट है, हर कंट्री का राइट है, तो कोई प्रॉब्लम चाइना को होनी नहीं चाहिए। हमने लगा दिया तो आप एग्रेशन दिखा रहे हो, और जब आपने लगाया तो हमने एग्रेशन दिखाया नहीं ना। दूसरा उन्होंने कहा ठीक है चलो एक डील कर लेते हैं, है ना, आप प्रॉमिस करो, चाइना से बोला कि आप प्रॉमिस करो कि आप हमारे फिशरमैन्स को क्या नहीं करोगे, फायर नहीं करोगे। दूसरा हमारी टेरिटरीज जो स्पार्टले आइसलैंड वगैरह वगैरह हैं जिसको आप क्लेम कर रहे हो, आप उनको क्लेम करना बंद कर दो। ठीक है, हमारे जो फिशरमैन हैं उनको हैरेस करना बंद कर दो। ठीक है, हमारे जो फिशरमैन हैं जो डेली लिविंग कमाने के लिए फिशिंग करने जाते हैं उनको अरेस्ट करना बंद कर दो। हमारे फिशरमैन पे जो वाटर कैनन और लेजर का इस्तेमाल करते हो वो यूज करना बंद कर दो। ठीक है, हम इस मिसाइल सिस्टम को वापस कर देंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। ठीक है, तो अब वॉल किसके कोर्ट में डाल दी है फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने, चाइना के कोर्ट में। चाइना ऐसा करने वाला है नहीं, चाइना है ना अपनी उन टेरिटरीज को तो क्लेम कर रहा है जो अनक्लेम्ड है। ठीक है, तो इसको कैसे छोड़ देगा जिसको लॉन्ग टाइम से कर रहा है। तो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बारे में आपने पढ़ा होगा, साउथ चाइना सी है ना एक सी है ना, जिसके अराउंड फिलीपींस देखने को मिलेगा, वियतनाम देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया देखने को मिलेगा, चाइना देखने को मिलेगा। चाइना क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी पूरा का पूरा किसका है, चाइना की टेरिटरी है। बट ये जो कंट्रीज हैं जो साउथ चाइना सी के अराउंड है ये कहते हैं कि नहीं ये सबका बराबर बराबर का हिस्सा है। तो इसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट रहता है चाइना का, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम। आपने देखा होगा ये सारे कंट्री जिनके मैं नाम ले रहा हूँ ये इंडिया से वेपन परचेज करते हैं और करना चाहते हैं। ब्रह्मोस फिलीपींस ने परचेज कर लिए। ठीक है, इंडोनेशिया इस बार के रिपब्लिक डे परेड में जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आए थे उन्होंने भी कहा कि हम $450 मिलियन की जो ब्रह्मोस है वो परचेज करेंगे। तो इसीलिए वो वेपन परचेज कर रहे हैं बिकॉज चाइना उस एरिया को अपना बता रहा है, इनके आइलैंड को वो क्लेम कर रहा है। तो ये डिस्प्यूट है। ठीक है, तो कुछ नहीं होने वाला है। चाइना ये मिसाइल सिस्टम अपने ना मिसाइल सिस्टम हटाएगा ना ये करना बंद करेगा। ठीक है, तो कभी भी जो यूएस की आर्मी है या यूएस के मिसाइल सिस्टम है वो फिलीपींस से कभी वापस जाएंगे ही नहीं। ठीक है, बट एक बहुत फेयर जवाब दिया है फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने। अगर बात करें फिलीपींस की जो करेंसी की कैपिटल की, तो फिलीपींस की जो कैपिटल है क्या है, मनीला। किस कॉन्टिनेंट में है, एशिया, ईस्ट एशिया। चलिए नेक्स्ट, मद्रास रिपोर्ट न्यू जीबीएस केसेस टोटल काउंट 130। ये बढ़ता जा रहा है महाराष्ट्र में। हमने जब 2 दिन पहले इस न्यूज़ को कवर किया था द हिंदू में, है ना, तब कितने केसेस थे, 61 केसेस थे, और अब डबल से भी ज़्यादा, यानी कि 122 होने चाहिए 130 हो गए हैं, यानी कि बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है। 2 दिन में केसेस क्या हो गए, डबल हो गए। और ये पूरे इंडिया के लिए बहुत चिंता की बात है क्योंकि विदेशों में एशिया यूरोप में पहले से ये जीबीएस गिलियन बैरे सिंड्रोम, ये जो वायरस है सिंड्रोम है, क्या करके आ रहा है, बहुत ज़्यादा हैवॉक क्रिएट करके आ रहा है, मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन तक आ चुकी है इसकी वजह से। क्या है ये गिलियन बैरे सिंड्रोम? गिलियन बैरे सिंड्रोम को अगर बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझें, ठीक है, तो एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब ये डिसऑर्डर होता कैसे है, देखो हमारे अंदर जैसे हमें फीवर आता है, ठीक है, बट वो फीवर कुछ दिनों में चला जाता है ना। कुछ लोग दवाई खा लेते हैं, कुछ लोग बिना दवाई खाए ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग दवाई बिना खाए ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, उनके अंदर कुछ है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। और जो दवाई खाते हैं इसका मतलब उनके अंदर कुछ है बट इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो जो
चीज़ हमें बीमारियों से बचाती है उसको क्या बोला जाता है, इम्यून सिस्टम बोला जाता है। तो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का क्या है, प्रोटेक्टर है। जब यही इम्यून सिस्टम, ठीक है, हमारा प्रोटेक्टर ना बन के हमारे लिए डेबल बन जाए और हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करने लगे, इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, गिलियन बैरे सिंड्रोम बोला जाता है। यानी कि जब हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करने लगे, कोई बाहर से नहीं आ रही है बीमारी, ठीक है, हमारे ही, है ना, जो इम्यून सिस्टम है वो किसको अटैक कर रहा है, हमारे ही नर्वस सिस्टम को, तब इसी को गिलियन बैरे सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है किसी को नहीं पता, क्या इलाज है किसी को नहीं पता, बस ये है कि आपको हाइजीनिक रहना है, हाथ धोते रहना है, ठीक है, ठंड लगने पे तो ना तुरंत दवाई लेनी है, आपको प्रॉपर दवाई लेनी है, सर दर्द होने पे प्रॉपर दवाई लेनी है, इससे आप बच सकते हो। ठीक है, अगर ये सेवियर हो जाता है, हर कोई ऐसा नहीं है कि जिसको जीबीएस गिलियन बैरे सिंड्रोम हो गया उसकी डेथ हो जाती है, नहीं, बहुत कम लोग, जिसको सीरियसली हो जाता है तो फिर उसकी जान लेके छोड़ता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कॉन्गो से, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था। क्या हुआ था, कॉन्गो के एक शहर पे कुछ रेबल्स ने, जिनका क्या नाम है उस रेबल ग्रुप का, M23, इन्होंने कर लिया कब्जा, है ना। और ऐसा माना जाता है इस ग्रुप को कौन सपोर्ट कर रहा है, एक कंट्री जो पड़ोसी है कॉन्गो का, रवांडा, जिसकी कैपिटल क्या है, किगाली। ठीक है, तो इस पूरे शहर पे, जो गोमा शहर है ना कॉन्गो का, इस पे रेबल्स ने, M23 ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, अब कॉन्गो के प्रेसिडेंट जो अभी हाल ही में बने हैं, इनका नाम क्या है, फेलिक्स शिसेकड़ी। ठीक है, इन्होंने कहा बस बहुत हो गया और अपनी आर्मी को बोला है कि प्रिपेयर रहो, अब हम करेंगे अटैक। इसके अलावा इन्होंने अपने देश के यूथ से अर्ज किया कि आप भारी से भारी नंबर्स में क्या करें, मिलिट्री में एनलिस्ट करें, ठीक है, और देश सेवा के लिए तैयार रहें, क्योंकि बहुत गरीब कंट्री है, आर्मी रखने की कैपेबिलिटी इनके पास है नहीं, बड़ा कंट्री है बट बहुत पुअर कंट्री है, तो आर्मी रखने की कैपेबिलिटी है नहीं, तो इतनी आर्मी है नहीं जो रेबल से लड़ सके। दैट इज़ भाई ये क्या कह रहा है अपने यहाँ के यूथ से कि आप आर्मी में शामिल करें, एनलिस्ट करें खुद को, एनलिस्ट मैसिवली इन द आर्मी बिकॉज यू आर द स्पिरिट हेड ऑफ आवर कंट्री ही हर्ज, है ना, यंग पीपल। ठीक है, क्योंकि ये एक्शन इन्हें लेना पड़ा, है ना, क्योंकि कुछ जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही थी कि गोमा में क्या चल रहा है, ठीक है, मास मर्डरिंग चल रही है, मास मर्डर्स हो रहे हैं, मास रेप हो रहे हैं, और इसके अलावा प्रॉपर्टियों को क्या करा जा रहा है, लूटा जा रहा है। ठीक है, और प्रॉपर्टियों को, अब मास मर्डरिंग और जो रेप है उसकी बात को तो जो कॉन्गो है उसका लोकल मीडिया ही कवर कर रहा है, बट ये बात यूनाइटेड नेशन, UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी माना है कि गोमा में क्या चल रही है, बहुत हैवी स्केल पर लूटिंग, मतलब लूटिंग चल रही है। ये जो रेबल हैं घुस आए हैं, अब इनके हाथ जो भी लग रहा है क्या कर रहा है, ये लूट रहे हैं। दैट इज़ वाई अब जो कॉन्गो के प्रेसिडेंट हैं वो एक फाइटिंग मोड में है। ठीक है, अगर बात करें कॉन्गो के सपोर्ट की तो पूरा बेस्ट कॉन्गो को ही सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, बाकी रेबल्स को रवांडा, अफ्रीका का ये कंट्री, पड़ोसी देश, और ऐसा माना जा रहा है इसको चाइना भी सपोर्ट कर रहा है। तो एक कहीं ना कहीं ये बैटलफील्ड चाइना, USA और वेस्ट का भी दिखाई देता है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा, हम नेक्स्ट न्यूज़पेपर में कवर करते रहेंगे इसको। ठीक है, हमास ने अब सीज फायर हो गया है तो कंफर्म कर रहा है कि कौन कौन है जिसको, है ना, मार दिया गया है इजराइल की फोर्सेस के द्वारा, और इन्होंने कंफर्म किया है कि इनका जो एक मिलिट्री कमांडर दाइफ, मोहम्मद दाइफ, इसको मार दिया गया था। अल कासम ब्रिगेड अनाउंस टू आवर ग्रेट द मार्टीडम ऑफ ग्रुप ऑफ डिस्टिंग्विश फाइटर्स एंड हेरोइक कमांडर। ठीक है, ये जो मोहम्मद दाइफ है जिसको मारने की जो पुष्टि है अब इन्होंने करी है हमास ने, है ना, हालांकि इसको अगस्त में ही मार दिया गया था। इस पर्सन पर आरोप लगाए थे इजराइल ने कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो अटैक हुआ था वो इसी पर्सन ने प्लान किया है। तो अब क्योंकि जब सीज फायर हो चुका है तो दोनों ही तरफ से ब्रीफिंग आ रही है कि तुमने हमारा ये नुकसान कर दिया, तुमने हमारा ये नुकसान कर दिया, तो ब्लेम गेम एंड ऑल, वही नेगोशिएशन वाली पॉलिसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यूक्रेन स्ट्रगल्स टू प्रोटेक्ट इट्स लास्ट कोल रिजर्व फ्रॉम रशिया ग्रास। अब आपको ऐसी न्यूज़ बस देखने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूक्रेन को जो मिलिट्री एड मिल रही थी ना, वो अब नहीं मिलने वाली है। मिलिट्री एड अब इनको नहीं मिलेगी, इन्हें ओन ही जोन फाइट क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी, और रशिया अब इन पे क्या करेगा, है ना, ऑफेंसिव अटैक करेगा। अभी तक डिफेंसिव ऑफेंसिव चल रहा था, अब ऑफेंसिव चलेगा, और उसने अब ये करना शुरू कर दिया है। ठीक है, देखो आप स्टेटमेंट सुन सकते हो यहाँ के ब्रिगेड के एक पर्सन का, देयर इज ओनली सो मच वी कैन डू, नो मैटर वॉट सुपर वॉरियर्स आर फाइटिंग इन आवर रैंक, द रशियंस outnumber us, it hurts, said the chief sergeant of Ukrainian 59th Brigade deployed in the Donetsk region, who goes by the
कॉल सनसाइंस, ठीक है। तो अब इनके जो सिटीजन है वो भी कह रहे हैं वी वुड सी फ्लैशेज हेयर, फ्लैशेज देयर, बूम हेयर, बूम देयर, एंड 39 ईयर्स ओल्ड बी केप्ट वर्किंग हार्ड, वी बुक लुक्ड एट ईच अदर, सेड दिस इज प्रोबेबली आवर लास्ट डे हेयर, ठीक है। तो बहुत कंसर्न जताए जा रहे हैं कि इस एरिया को भी मोस्ट प्रोबेबली क्या कर लेगा, कैप्चर करने वाला है रशिया। और इसके बाद क्या होगा, जो इस ये जो जगह है डोनेट्स्क, इसको क्या बोला जाता है ना, एनर्जी हब है ये, सारी कोल माइंस यहीं पे हैं और ये लास्ट बची है। और इसको कब्जाने के बाद जो यूक्रेन है उसके पास जो एनर्जी का जो मेन सोर्स है आज भी कोयला, वो ख़त्म हो जाएगा एंड वॉर इज ओवर, जल्दी वॉर ख़त्म होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आज का द हिंदू एनालिसिस। मिलते हैं हम लोग कल, यानी कि 1 फरवरी के द हिंदू एनालिसिस के साथ। PDF आपको लिंक में दे दी जाएगी, सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दैट। तो मिलते हैं हम लोग कल। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।